नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंशन को लेकर। दरअसल 10-11 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें फैसला हो सकता है कि जो मिनिमम पेंशन है उसके अमाउंट को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाए। तो कैसे होगा ये, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। तो क्या आखिरकार वो समय आ गया है कि आपके मिनिमम पेंशन जो होती है उसको बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि मांग 7500 रुपये करने को भी लेकर है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं जो कि हैं अश्विनी राणा जी, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, ये जो बैठक होने वाली है इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन की अमाउंट है इसको 2.5 गुना किया जाएगा। मसलन जो अभी 1000 रुपये है उसको बढ़ा के 2500 किया जा सकता है। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो बहुत पहले से जो जी यूनियंस हैं वो डिमांड कर रही हैं। भाई 5000 भी डिमांड कर रही हैं, जी बीएमएस है वो 5000 डिमांड कर रही है, कुछ 7500 मिनिमम कर जी रही है। लेकिन वाकई 1000 पेंशन तो कुछ भी नहीं है। मतलब एक जी हजार रुपये में आज अगर कोई किसी को कहे तो बड़ा एक अच्छा से लगता है कि 1000 रुपये पेंशन। जी वैसे भी ईपीएफओ की पेंशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मिनिमम पेंशन भी 1000 रुपये से बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई 2500 के ऊपर शायद सरकार जो है अ, उस बोर्ड में जो है जी मीटिंग में इसका फैसला ले सकती है और लेना ही चाहिए। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से मांग चल रही है। कोई कोई बोर्ड कह रहे हैं कि 7500 मिनिमम पेंशन किया जाना चाहिए, और कोई कह रहे हैं 2500 नहीं, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो बोर्ड बैठक है उसमें पता चलेगा कि आखिर फाइनल अमाउंट क्या निकल के आता है। लेकिन सर, ये बताइए दर्शकों को कि जो पेंशन होता है, मिनिमम पेंशन अमाउंट, इसका निर्धारण ईपीएफओ करती कैसे है? मतलब कोई कैलकुलेशन होता है या कैसे किया जाता है? देखिए, पेंशन का निर्धारण जो ईपीएफओ की पेंशन है उसका जी निर्धारण तो उसका एक सीधा फार्मूला है कि आपके जो रिटायरमेट में जब भी आप रिटायर होते हैं जी तो पिछले 60 महीनों का एवरेज लेते हैं। जी मतलब जो आपके 60 महीनों की सैलरी है उसका जी एवरेज लेके उसको डिवाइडेड बाय सर्विस, कितने साल की सर्विस है, जी और इंटू करके और डिवाइडेड बाय 70। तो जी ये निकलती है। मान लो 15,000 रुपये अगर किसी की है जी तो वो उसके हिसाब से जो है डिवाइड कर सकता है कितनी उसकी सर्विस है, जी इंटू और डिवाइड बाय 70। तो जी इस प्रकार से ये निकलती है। लेकिन ईपीएफओ में जो अभी पेंशन है वो जी मैक्सिमम पेंशन कैलकुलेशन के लिए 15,000 रुपये ही जी मैक्सिमम जो है आपकी एवरेज है। जी उससे ज्यादा पर नहीं ले जाता। एक दूसरा मुद्दा है हायर पेंशन वाला। जी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। केरल हाई कोर्ट का कोई डिसीजन भी आया है कि होना चाहिए, जी लेकिन उसके ऊपर अभी जो है असमंजस बना हुआ है। जी, आपने सही कहा सर। ये केरल हाई कोर्ट वाला मुद्दा भी काफ़ी उठा था कि उसमें निर्धारित किया जाए, हालांकि इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। सर, एक बात और जो लोगों के हमेशा दिमाग में आती है, क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट फंड होता है एक, बहुत मतलब रकम आपकी गाढ़ी कमाई होती है, सैलरी आप जो मतलब पूरी ज़िंदगी कमाते हैं उसके बाद आपको पेंशन मिलता है। ऐसे में एनपीएस, पीपीएफ या ईपीएफ, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सा निवेश करें ताकि हम रिटायरमेंट के समय हमें ज़्यादा फायदा मिल सके। तो सर, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, क्या डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है। जी आपकी जॉब जो अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो वो ज्यादातर जो है वो ईपीएफओ में, जी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में ही जहां पर वो जी कवर होते हैं। एनपीएस का जहां तक सवाल है तो एनपीएस में आप अगर जॉब में नहीं है तब भी आप एनपीएस का खाता खोल सकते हैं जी और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ईपीएफओ की पेंशन के साथ भी आप एनपी उसका नेशनल पेमेंट सिस्टम एनपीएस का जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी अब क्या होता है कि जो इम्प्लाई सर्विस में है जी तो उसकी जितनी भी उसकी जो सैलरी है, जी 15,000 रुपये तक की सैलरी के ऊपर ये पीएफ कटता है। 12% का पीएफ इम्प्लाई का कटता है जी और 12% ही इम्प्लायर देता है। जी उसके इम्प्लाई वाले जो है इम्प्लायर का 8.33 जो है वो पैसा चला जाता है पेंशन फंड फंड के में। लिए। जी और बाकी जो इम्प्लाई का 12% और इम्प्लायर का 3.67%, ये 15.67% ये उसके पेंशन फंड में चला जाता है, जो उसको रिटायरमेंट के समय वो सारा पेंशन का पीएफ का जो पैसा वो मिल जी जाता है। जी पेंशन फंड जो है
उसके आधार पर ही उसको जो है जी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। जी, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कैसी नौकरी करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब में हैं और कितने लंबे समय से हैं, उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी सर, ये तो हुई बात कि कौन सा निवेश करें। सर एक बात जो उठती है कि मिनिमम पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सर्विस होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तभी आप पेंशन के हकदार होते हैं। और दूसरा सवाल जो हमारे सोशल मीडिया पे कई सारे दर्शकों ने पूछा है सर, वो ये है कि जो पेंशन पाने के हकदार हैं, तो एक तो 10 साल की सेवा है, और एक जो 7,500 वाली बात चल रही है उसमें कहा गया है कि 35 साल की मतलब सर्विस होनी चाहिए, तभी मिनिमम पेंशन आप 7,500 पा सकेंगे। तो सर ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, 35 साल की सर्विस का मुद्दा नहीं है। जी। वो तो आप जितने भी साल की सर्विस करेंगे, मैंने बताया कि आपका 60 महीनों का, यानी 5 साल की आपकी सैलरी का एवरेज जी। इनटू जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स, उससे जी। गुणा करके डिवाइड बाई 70, ये फार्मूला है आपकी पेंशन करने का। जी। आपने 30 साल की है तो 30 साल के हिसाब से आपकी जी। पेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। जी। लेकिन हाँ, 10 साल मिनिमम जो है आपकी सर्विस होनी चाहिए, तभी पेंशन मिनिमम के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। मतलब कम से कम 10 साल सर्विस पूरी होनी चाहिए तभी मिल पाएगा। सर एक दूसरा सवाल जो है, कई बार लोग ज़रूरत के लिए पैसा निकालते हैं अपने प्रोविडेंट फंड से, लेकिन उसमें देखा गया कि पेंशन वाला जो पार्ट होता है वो नहीं निकल पाता है, तो क्या उसका निकालने का भी कोई तरीका है, या फिर वो आपकी सर्विस पूरी होने के बाद ही आप निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो तो उसी के उस पैसे के आधार पर ही जी। जो है आपको पेंशन मिलने वाली है। जी। पीएफ में से आप लोन ले सकते हैं, आप जी। एजुकेशन के लिए बच्चों के, आप हाउस मकान खरीदने के लिए ले सकते हैं, जी। आप हेल्थ ग्राउंड पर ले सकते हैं। लेकिन जो पेंशन फंड है वो अलग रहता है। उसमें से आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। उसी पेंशन, वो तो सारा एक्यूमुलेट होता है सबका, जी। जो है पेंशन फंड जो है, उसी के आधार पर जो है आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। जी, अभी सर ईपीएफओ का अपडेट भी आया था इसको लेके कि एटीएम सुविधा दी जाएगी, आप एटीएम से डायरेक्ट पैसा निकाल सकते हैं, मतलब आपको फॉर्म भर के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सुविधाजनक सरकार इसलिए बना रही है ताकि आपका मेहनत का पैसा ज़रूरत के समय पर आपको जल्दी मिल सके। सर वहीं दूसरा सवाल आता है कि उसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ी थी कि आप कोई क्लॉज ऐसा भी है जिसको डालते हैं तो आप पूरा का पूरा मतलब 100% पैसा आप निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग पेंशन फंड। तो सर ऐसा कुछ है क्या आपकी जानकारी में? नहीं, पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। जी। आपने, अगर आप बेरोजगार हो गए, आपके पास जॉब नहीं है, जी। तो उसके 6 महीने के बाद जो है आप अपना पीएफ सारा जो है वो जी। विड्रॉ कर सकते हैं। 6 महीने के बाद। लेकिन वही है कि भाई आपके पास और आगे जो है जी। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई आपके पास जॉब नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप पैसा सारा निकाल लें, लेकिन जी। वैसा करना नहीं चाहिए। वो इमरजेंसी केस में ही आप ऐसा करें, क्योंकि आपका जो पीएफ है जी। उसके ऊपर अच्छा खासा ब्याज मिलता है, कम्युलेटिव होता है, जी। उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो वो एक इमरजेंसी के लिए ही रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब गई और आप जॉब दूसरी की तलाश नहीं कर रहे। जी। मतलब बहुत एक्सीजेंसीज के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। जी सर, इसमें कई क्लॉज भी हैं, मतलब कई सारे नियम भी हैं कि शादी ब्याह के लिए कितना निकाल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, या घर बनवाने के लिए, या नया घर खरीदने के लिए। तो सब में अलग अलग दायरे बनाए हुए हैं, किसी में 60% है, किसी में 80 है। तो सर अमूमन जो लोग होते हैं, मतलब मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जो थोड़े बहुत पैसे की भी जरूरत पड़ते हैं तो फटाक से पीएफ से विड्रॉल कर लेते हैं। तो क्या ऐसा करना उचित है सर? नहीं, अगर देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपको पीएफ के ऊपर लगभग 8.25 जी। 50 इतना इंटरेस्ट मिलता है। जी। अगर आप उससे सस्ता आपको बैंक से लोन मिल सकता है हम्म। तो वो लेना चाहिए। आप जी। वो लेकर जो है उसके ऊपर जो कम्युनिटिव बेनिफिट है जी। उसको नुकसान कर रहे हैं आप। जी। यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो जी। 8.5 से भी ज्यादा जाके पड़ता है, और सारे जी। के ऊपर कम्युनिट होता जाता है। जी। तो इसलिए उस पैसे को बहुत एक्सीजेंसी में मैं कहता हूं कि भाई आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है लोन लेने की, जी। तो ही आप, एजुकेशन लोन अवेलेबल है मार्केट में जी। आपके लिए, गाड़ी के लिए लोन अवेलेबल है, जी। हाउसिंग के लिए लोन अवेलेबल है, और वो आजकल सस्ते भी हैं। जी। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे सस्ते में आपको वो लोन मिलता है। तो फिर आप इस पीएफ को अपने को छेड़ेंगे जी। तो
हाँ, अगर आपकी सैलरी कम है, आप उसमें ईएमआई नहीं दे सकते मान लो, जी और आप वहां से ले लेते हैं, तो आप समझ आती है कि भाई आपने वहां से पैसा विड्रॉ किया है। लेकिन बेटर है कि आप बैंक से लोन लें और पीएफ को अपने जो है उसको ना छेड़ा जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने बताया कि होम लोन कितने सस्ते हैं। अगर एसबीआई के होम लोन की बात करें, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो केवल 7.35 पे वो होम लोन देता है। तो आप उसमें 8.50 आपको अगर पेंशन फंड से मिल रहा है, ईपीएफओ से, तो आप बेकार मतलब उसमें जाएंगे। इससे बदला है कि आप होम लोन, अगर होम के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो आप होम लोन ले लें। आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक और देखा गया है कि जैसा कि इसको बताया जाता है इमरजेंसी फंड है, तो इमरजेंसी में ही यूज़ करना चाहिए सर। वहीं देखा गया कई बार कि मतलब जो इसका जो कैलकुलेटर है, ईपीएफओ कैलकुलेटर भी होता है उसकी वेबसाइट पे, उसमें आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 50,000 की सैलरी है और आप 58 साल में रिटायर हो रहे हैं, तो आप इसका देखेंगे सबसे बड़ा फायदा कि करोड़ों में बैठती है, आपकी रिटायरमेंट फंड बन जाती है। तो इसको आप मिस कर देंगे बीच में निकालते हैं तो सर ये जो कैलकुलेटर है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं, वो उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, और हर जी साल आपको उसकी स्टेटमेंट आती है, आप उसको जी अपने अकाउंट को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई पिछला मेरे एक साल के अंदर इतना पैसा मेरा कंट्रीब्यूशन उसमें जी 15.67% आया है, उसके ऊपर 8.5, 8.3, 8 जो भी इंटरेस्ट हर साल जी जो है लगभग ईपीएफओ डिसाइड करता है, जी वो क्रेडिट हो रहा है। और वो मतलब जो क्यूमुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट के जी ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी रकम वो मिलती है। और रिटायरमेंट के समय क्योंकि आपकी पेंशन कम होती है जी पीएफ की, तो इसलिए पीएफ का पैसा आपका अगर एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा रहेगा, तो आप उसको बैंक में डालकर मंथली इनकम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके जी आप एक रेगुलर इनकम बना सकते हैं। जी क्योंकि आपकी ईपीएफओ की पेंशन कम है, तो इसलिए वो एक अच्छा खासा फंड रिटायरमेंट के समय आपका पीएफ का होना चाहिए। जी जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी ना हो और कहीं से आपके पास ऑप्शन ना हो, पीएफ को हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जी सर, एक सवाल ये भी है कि ये जो मिनिमम पेंशन की बात हो रही है, जिसकी बैठक भी होनी है अगले हफ्ते ही या इसी हफ्ते के लास्ट में हो जाए बेंगलोर में, तो सर उसमें सवाल आता है कि ये मिनिमम पेंशन, यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना मैं चाहूँगा कि हम ईपीएफओ पेंशन की बात कर रहे हैं ना, या पूरे सारे कर्मचारियों की पेंशन की? नहीं नहीं, सिर्फ ईपीएफओ की है। जी ये पेंशन जो है, 1,000 रुपए मिनिमम, ये जी ईपीएफओ की पेंशन है। जी उसी की बात होगी। और मीटिंग भी जो है ईपीएफओ की, प्रोविडेंट फंड की जो ट्रस्ट की मीटिंग है, जी उसके अंदर ये डिसाइड होगा। और सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है कवरेज होगी कि जी जो ईपीएफओ पेंशन में कवर होते हैं, जी उस फंड में कवर होते हैं। मतलब ये सभी कर्मचारियों पे लागू नहीं है जिनका ईपीएफओ में प्रोविडेंट फंड जमा हो रहा है, जिनका पैसा कट रहा है, ये केवल उनके लिए लागू है। मतलब प्राइवेट हो या कहीं भी काम बिल्कुल। करने वाले हों। हाँ बिल्कुल, क्या है कि अलग अलग तरह की पेंशन है, जी एनपीएस है, अब ये यूपीएस आ गया है, जी एक ओल्ड पेंशन है। तो इस तरह के अलग अलग जो पेंशन है, कुछ पेंशन के ट्रस्ट है, जैसे बैंकों में होता है, तो बैंक का अपना, हर बैंक का एक ट्रस्ट होता है। जी एनपीएस जो है वो टोटल एज ए होल एनपीएस है। अब एनपीएस में भी सरकार ने लोगों को एक सुविधा दी है कि आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको थ्रू जो है अपना फंड को किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्ट करें, वो भी फैसिलिटीज है कि सारा शेयर मार्केट में डालना है या जी जो सिक्योरिटीज के अंदर डालना है, अगर सिक्योर फंड में डालना है। जी तो यानी समय समय पर सरकार जो है जरूरत के हिसाब से हर जो स्कीम्स है उसमें कुछ ना कुछ सुधार जो है करती करती है। रहती है। जी जी सर, सरकार सुधार करती रहती है और ईपीएफओ पोर्टल को भी अब इतना ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि उसमें आप हर मंथ का पासबुक चेक कर सकते हैं, हर महीने आपको कितना इंटरेस्ट मिला वो भी चेक कर सकते हैं। और ख़ास करके एसएमएस सुविधा भी है, जिसमें आपको महीने का पीएफ कटने के बाद एसएमएस भी आता है कि इस महीने में आपकी सैलरी का इतना पीएफ कटा, आपका टोटल बैलेंस इतना हो गया। तो सरकार तो जागरूकता फैला रही है, सरकार हर तरह से अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों में सर पेंशन को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। और हमारा शो करने का मकसद ही यही है कि लोगों की कन्फ्यूजन को दूर की जाए। तो सर कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात होती है, तो सबसे ज़्यादा जो बवाल चल रहा है यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस, तो ये सर थोड़ा ज़रा आसान भाषा में इन तीनों को समझा दीजिए और बताइए कि कौन सा बेहतर है, मतलब और हंगामा क्यों बढ़ता हुआ है लगातार। सरकारें कह रही नहीं जी यूपीएस ठीक है, वो कह रहा ओपीएस ठीक है। जी सर।
जी, ओपीएस तो सरकार ने 2004 में उसको बंद कर दिया था। जी बैंकों में 2010 में वो बंद हो गई थी। जी तो वो तो नए एम्प्लॉइज के हम्म, साथ नहीं है। उसके बाद एनपीएस सरकार लाई थी। जी एनपीएस में भी अच्छा खासा जो है बेनिफिट है, लेकिन एनपीएस में डिफाइंड पेंशन नहीं है कि जी पेंशन आपको कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। जी अब जब रिटायर होते हैं तो उसमें से जितना भी एनपीएस में पैसा इकट्ठा होगा 60% आप ले सकते हो। जी 40% जो बचेगा उसके ऊपर जो इनकम होगी, जो जी उसके ऊपर वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन आपकी पेंशन डिफाइंड नहीं है। जी लेकिन सरकार ने इसलिए, लोग जो कह रहे थे कि मुझे डिफाइंड पेंशन मिले, जी मुझे डिफाइंड मिले, तो यूपीएस लाया। अभी यूपीएस में भी लोग जो है ज्यादा ऑप्ट नहीं कर रहे, लोगों जी को करना चाहिए, जी क्योंकि उसमें कम से कम आपको एक डिफाइंड 50% लास्ट बेसिक का आपको जी पेंशन मिलेगी। तो जी वो एक अच्छी ऑप्शन है। अब जी ओपीएस दोबारा से जो है कहीं पर भी आएगी नहीं, और जिस स्टेट में भी आई है वहां पर वो उसने मुश्किल की जी पैदा किया है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़े फंड की जरूरत है, जो जी कि आज के समय में वो बिना कंट्रीब्यूशन के वो चीज अवेलेबल नहीं है। तो जी इसलिए एनपीएस की जगह, और अगर दोनों की सुविधा है, आप एनपीएस अपना भी खाता खोल सकते हैं, जी आप यूपीएस जो है वो आप थ्रू एम्प्लॉयर, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप अपना पर्सनल एनपीएस भी खोल सकते हैं, उसमें आप जी अपना निवेश करते जाए और उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स में भी बेनिफिट है, और आपको रिटायरमेंट के समय भी आपका जो है अच्छा पैसा हो जाता है। तो इसलिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पास कितने सरप्लस फंड है उसके हिसाब से आप एनपीएस को एडिशनल भी यूज कर सकते हैं। जी और यूपीएस में तो आपको ऑप्शन मिली है सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी है, तो जी वो उनको बेटर है कि उनको उसमें स्विच करना चाहिए। जी मतलब सर ईपीएफ एनपीएफ या पीपीएफ मतलब तीनों नाम एक जैसा मिलता जुलता है, लेकिन तीनों है रिटायरमेंट फंड ही। इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें निवेश कर सकते हैं। सर आप बात करते हैं थोड़ा पीपीएफ की, क्योंकि ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको कहा जाता है, इस मामले को भी लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। तो थोड़ा एज एन एक्सपर्ट होने के नाते जरा आप आसान भाषा में समझा सकें और इसके फ़ायदे बता सकें तो हमारे दर्शकों को जरा बेहतर होगा। देखिए, पीपीएफ में भी आपको इनकम टैक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट है। आप एक साल में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप अपने पीपीएफ में जमा निवेश कर सकते हैं। आज जी की डेट में उसके ऊपर 8.1% आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जी उसके ऊपर भी जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल नहीं है। जी 15 साल के लिए ये खाता खुलता है, और आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद भी वो कंटिन्यू करे, तो हर 3 साल के लिए आप उसको जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो ओके नंबर आप कितने टाइम से कर सकते हैं, लेकिन वो 15 साल होने से पहले ही आपको उसको एक्सटेंशन के लिए अपने बैंक को या पोस्ट ऑफिस को बताना पड़ेगा। तो जी वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक अच्छा निवेश भी मिलता है, और अच्छा उसके अंदर रिटर्न भी मिलता है, और नॉन टैक्सेबल है। ये जी सबसे बड़ा है। अभी टैक्स की जो न्यू रिजीम है उसके हिसाब से अब जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा, जी लेकिन उसके बाद भी बिना आप टैक्स का बेनिफिट लिए भी जी आप उसके अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने सुविधा अनुसार हर महीने भी डाल सकते हैं, जी मतलब साल में आपको मिनिमम 500 रुपये डालना है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डालना है। तो आप एक आरडी अकाउंट भी खोल सकते हैं अपने जी बैंक से, जो है उसके ऊपर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके कि वो जी 12 महीने का इस प्रकार से बना लें कि भाई वो जो है वो उसमें जाता रहे, और इकट्ठा आपने उसके अंदर पीपीएफ में डाल दिया, या हर महीने पीपीएफ में भी डाल सकते हैं। तो जी जिस तरह से सुविधा हो लोगों को, जी वैसे वो कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। मुझे जी लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पीपीएफ। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब लोगों को सुविधा अनुसार हर तरह की सहूलियत सरकार दे रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। लेकिन आजकल के सर जो जेनजीज हैं उनको पैसा कमाने की इतनी जल्दी है, वो सोचते हैं शेयर मार्केट में अभी पैसा लगाओ और रात को करोड़पति बन के सीधा वापस हो जाओ। और नतीजा क्या होता है कि पैसे उनके जो 10,000 20,000 जो लगाते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो सिस्टमेटिक प्लान नहीं चलने के कारण ही, और इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि जो जितने भी हैं ये एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपके लिए,
चाहे आप कोई भी नौकरी करते हो, लॉन्ग टर्म प्लान से करेंगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। सर अब जब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों की, जैसा कि दिवाली बोनस का ऐलान भी किया गया, डीए का भी किया गया है, तो ऐसा लगता है सर कि आपको सरकार इस बार जो डीए बढ़ाई है तो उसमें क्या कुछ उम्मीद पूरी हुई है सरकारी कर्मचारियों की, क्योंकि अक्सर आप सरकारी कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं। नहीं नहीं, सरकारी कर्मचारियों को तो बेनिफिट मिल गया है महंगाई के हिसाब से जो जी उनको सरकार ने दिया है, क्योंकि वो 6 महीने के बाद देते हैं। जी तो वो दे दिया है, दिवाली से पहले एक तोहफा दे दिया है, बोनस भी दे दिया है। जी और मुझे लगता है कि भाई इस दिसंबर से पहले शायद पे कमीशन का भी जो है सरकार जो है जी अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि 1 जनवरी से वो इफेक्टिव होना चाहिए। जी लेकिन वो समय लगेगा, मिलेगा 1 जनवरी 2026 से ही। जी लेकिन वो इस साल में मुझे लगता है कि उसका भी पे कमीशन का भी गठन सरकार जो है वो कर सकती है। तो एक अच्छी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ सकती है। मतलब सरकारी कर्मचारियों को ये है कि बिना मांगे लड़े जो है जी कम से कम उनको डीए भी मिलता रहता है और उनका पे कमीशन भी जो है समय पर लागू हो जाता है। तो एक सरकार अपने कर्मचारियों का कम से कम इतना ध्यान जरूर रखती है। जी सर, डीए की बात की जाए तो जैसे कि सरकार ने पहले 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया, फिर 2% किया, इस बार 3% बीच का रास्ता निकाला गया ताकि बवाल ना हो कि 4 से भैया 2 कर दिया, 2 से फिर 1 क्यों, 1 तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सरकार ने ध्यान रखा और बीच का रास्ता निकालते हुए 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया। तो सरकारी कर्मचारियों को तो खुशी मिल गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि ईपीएफओ भी जल्द खुशखबरी अपनी बैठक में दे सके। तो उम्मीद करता हूं कि पेंशन 2.5 गुना तो कम से कम हो ही जाए, ताकि जो मिनिमम पेंशन, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि 1,000 रुपये आज के रेट में कुछ भी नहीं है, तो कम से कम 2,500 पेंशन हो जाए तो पेंशनर, मतलब जो पेंशनर हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी, खास करके प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले लोग। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ये पेंशन पहले कभी 500 रुपये भी हुआ करता था, जो 500 रुपये खाते में आते थे पता भी नहीं चल पाता था। फिर धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के सरकार ने इसको 1,000 रुपये किया, अब बात हो रही है 2,500 तक जाने की। तो उम्मीद करते हैं, और आप सर आप भी एक्सपर्ट हैं, तो आप बताइए कि इसमें और क्या सजेशंस होने चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि 2,500 हालांकि सरकार कर सकती है, लेकिन जी वो ज्यादा, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। जी 5,000 रुपये तक अगर हो तो और भी अच्छा है, लेकिन जी सरकार के ऊपर सीधा सीधा उसमें बोझ बोझ भी पड़ेगा। पड़ता है। जी लेकिन सरकार इस अभी क्या है कि अभी देने के मूड में है। आप देखें कि भाई पहले इनकम टैक्स में उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है, 12 लाख रुपए तक करके। फिर जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स लाके उसके अंदर कमी की है। जी यानी सरकार जो है हर वर्ग को, हर उसको कुछ ना कुछ देती जा रही है। और उसको जी लगता है कि भाई जनता के पास, पब्लिक के पास जितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा पैसा, तो उसका अल्टीमेटली जो फायदा है इकोनॉमी को ही होगा। क्योंकि उसके पास अगर पैसे, 2 पैसे होंगे तो ही तो वो खर्चा करेगा, जी और पैसे ही नहीं होंगे तो खर्चा क्या करेगा। तो इसलिए खर्चा करेगा, तो खर्चा करने के कारण, कंज्यूम करने के कारण जी ही आपकी जीडीपी, आपकी अर्थव्यवस्था आगे चलती है। तो जी ये सारे जो एफर्ट्स है सरकार के, जी ये उसी की ओर है कि भाई जनता के हाथ में जितना भी ज्यादा से ज्यादा वो पैसा दे सकते हैं दे। तो इसलिए 1,000 रुपए से सीधा 2.5 की जगह 5 करे, तो जी मुझे लगता है कि जनता के पास एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट पेंशन के रूप में आएगा। जी, ये बहुत बड़ी राहत होगी अगर 5,000 की घोषणा कर दी जाती है तो। अब देखना है कि मीटिंग में क्या निकल के आता है। और जहाँ तक सर आपने बात की सरकार के रिफॉर्म्स की, तो ताबड़तोड़ रिफॉर्म्स जारी है और जिसका असर भी दिख रहा है, खास करके गाड़ियों में। मतलब किसी किसी गाड़ी में तो 1,00,000 रुपये तक की बचत हो रही है जीएसटी कम होने के बाद। तो सरकार, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि सरकार लगातार प्रयास में है कि लोग खुलकर खर्चा करें ताकि इकॉनमी को भी बूस्टअप मिल सके। तो सर इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पेंशन की जो बात कर रहे हैं वो भी खुशखबरी की जाए, तो ताकि हम अगला शो फिर उस पर कर सकें। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि सरकार इसमें भी खुशखबरी दे सकती है, क्योंकि सरकार अभी देने के मूड में है। तो खैर ये उम्मीद की बात है, अब मीटिंग में क्या निकल के आता है। लेकिन 2,500 तो उम्मीद की जा रही है कि मिनिमम पेंशन 1,000 से 2,500 रुपये तो होगा ही। तो ऐसे ही आपकी जेब से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।